हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। पूरा चैप्टर हम इस वीडियो में समझेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Chapter number 3 Fiber to Fabric. Paheli and Bujo won the first prize in science quiz competition held at their school. पहेली एंड बूजो ने फर्स्ट प्राइज़ जीता साइंस क्विज़ में जो उनके स्कूल में हेल्ड हुई थी या हम कहें ऑर्गेनाइज हुई थी। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। और जब उन्होंने ये प्राइज़ जीता तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो कपड़े लेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. उन्होंने जब अपने सामने बहुत सारे वैरायटी देखे कपड़ों के तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. जो शॉपकीपर था उसने उन बच्चों को ये एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो आपके सामने फैब्रिक पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, इनमें से कुछ कपड़े कॉटन के हैं और कुछ कपड़े सिंथेटिक हैं। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। उसके पास वुलन मफलर्स भी हैं, ऊन के मफलर भी हैं और शॉल भी हैं। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। जो शॉपकीपर है उसके पास सिल्क की साड़ीज़ भी हैं। पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली एंड बूजो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई ये सब सुन के और ये इतने सारे फैब्रिक्स को देख के। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने क्या किया, उन अलग अलग फैब्रिक्स को टच करना शुरू किया और फील करना शुरू किया कि एक फैब्रिक दूसरे फैब्रिक से डिफरेंट कैसे है। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। फाइनली उन्होंने क्या ख़रीदा, उन्होंने एक ऊन का मफलर ख़रीदा, वुलन मफलर ख़रीदा और साथ में उन्होंने ली एक कॉटन की साड़ी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूजो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। They found that bed sheets, blanket, curtain, tablecloths, towels and dusters were made from different kind of fabric. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk or synthetic. Can you also identify some fabrics? अब क्या हुआ, जो शॉप थी उससे आने के बाद में पहेली और बूझो ने अपने आसपास बहुत सारे फैब्रिक्स को फील करना शुरू किया। जो चीज़ वो पहले कभी नहीं देख पाते थे, उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि उनकी जो बेडशीट है, ब्लैंकेट है, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स, डस्टर्स हैं, वो एक अलग तरीके के फैब्रिक से बने हुए हैं। और जो उनके स्कूल बैग्स हैं और गनी बैग्स हैं जिनमें वो सामान लेकर के आते हैं बाहर से, वो एक अलग तरीके के फैब्रिक के बने हुए हैं। और उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया इन फैब्रिक्स को कि कौन सा फैब्रिक कॉटन है, कौन सा वूल है, कौन सा सिल्क है और कौन सा सिंथेटिक है। तो क्या आप भी अपने आसपास जो भी कपड़े आपके आसपास मौजूद हैं, फैब्रिक आपके पास मौजूद है, क्या आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कॉटन है, वूल है, सिल्क है या सिंथेटिक है। वैरायटी इन फैब्रिक्स। अब एक्टिविटी यहाँ पे आपको दी हुई है, आपको क्या करना है, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ शॉप। अब आपको क्या करना है, अपने आसपास जो टेलर की शॉप है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आपको कटिंग्स कलेक्ट करनी है। जो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक उनके पास बचता है स्टिचिंग के बाद में, उस फैब्रिक की कटिंग्स आपने कलेक्ट करनी है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। अब आपको क्या करना है, हर एक फैब्रिक को टच करना है और फील करना है कि ये कौन सा फैब्रिक है। Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेलर की मदद लेकर के उनको लेबल कर लो कि इनमें से कौन सा फैब्रिक कॉटन का है, कौन सा फैब्रिक सिंथेटिक है और कौन सा सिल्क या वूल है। डू यू वॉन्डर दैट वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आपको ये पता है कि अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स जो होते हैं किस चीज़ के बने हुए होते हैं। वाई यू लुक एट when you look at any fabric it seems a continuous piece. जब भी आप किसी भी फैब्रिक के पीस को देखोगे ना तो वो एक कंटिन्यूटी में आपको पीस दिखाई देगा।
नाउ लुक एट इट क्लोजली, जब आप उसको क्लोजली देखोगे, पास से देखोगे, व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हैं। अब बात आती है एक्टिविटी 2 की। सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। अब आपको क्या करना है, आपने जब शॉपकीपर से जा कर के, टेलरिंग शॉप से जा कर के पीसेस कलेक्ट किए फैब्रिक के, तो तब उसके बाद आपने लेबलिंग भी कर ली। लेबल करने के बाद आपने फैब्रिक का पीस लेना है, उसको क्लोजली पास से नोटिस करना है, देखना है, और आपको एक साइड से उसका एक धागा पुल कर देना है, खींच देना है। अब क्या होगा, इफ़ नो लूज यार्न्स आर विजिबल, अगर कोई ढीले यार्न्स आपको विजिबल नहीं होते एक धागा पुल करने के बाद में, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ निडल, तब आप एक पिन या निडल की मदद से एक और धागे को जेंटली पुल कर सकते हैं। जैसे आपको ऊपर पिक्चर में दिखाया हुआ है कैसे यहाँ पे पुलिंग की गई है, खींचा गया है धागे को फैब्रिक में से। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यार्न्स, हमने क्या देखा कि जो पूरा फैब्रिक है, आपको एक सिंगल पीस दिखाई दे रहा है, वो अलग अलग इतने सारे धागों का बना हुआ है, यार्न्स का बना हुआ है। सो वी फाइंड कि जो फैब्रिक है वो यार्न्स के बने हुए हैं, जो यार्न्स, जो धागे आपस में एक दूसरे से के साथ अरेंज हैं। व्हाट आर दीज यार्न्स मेड अप ऑफ, अब क्या होता है, हमारा फैब्रिक तो धागों से बना है, बट ये जो यार्न्स हैं ये भी किसी चीज़ से बने हुए होते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे फाइबर के बारे में। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, अब आपने एक यार्न को बाहर निकाल लिया कॉटन फैब्रिक से। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन अ टेबल, आपने उस जो पीस ऑफ यार्न है उसको टेबल पे रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, अब आपने जैसे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है वैसे ही आपको प्रेस करना है यार्न को एक एंड से। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न, साथ में आपको स्क्रैच करते जाना है जो दूसरा एंड है यार्न का उसको, अलॉन्ग विद इट्स लेंथ विद योर नेल, नेल के साथ में आपने उसको स्क्रैच करना है, जैसे आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है, फिगर 3.4 में। एक तरफ से वो पुल कर रहा है और एक तरफ से वो अपने नाखून से स्क्रैच कर रहा है। डू यू फाइंड आउट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स, अब क्या होगा, जब आप उसको बार बार ऐसे स्क्रैच करोगे और बार बार उसको प्रेस करोगे तो क्या होगा, और भी बहुत माहीन, बहुत बारीक आपको धागे दिखाई देंगे। ठीक है, यार्न्स क्या होगा, वो पतले पतले स्ट्रैंड्स में बदल जाएगा। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल, जब आप निडल के अंदर धागे को डालते हैं तो आपने देखा होगा कि जो एज होता है धागे का उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे धागे और दिखाई देते हैं। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, और कई बार क्या होता है जो धागे का एंड होता है वो अलग अलग और धागों में बदल जाते, मतलब अलग अलग स्ट्रैंड्स आपको दिखाई देने लगते हैं। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल, और तब हमें मुश्किल होती है निडल की जो आई होती है उसमें से धागे को निकालने में। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स, जो पतले पतले जो थिन स्ट्रैंड्स हमें थ्रेड के दिखते हैं वो स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स के बने हुए होते हैं, और भी थिन स्ट्रैंड्स के वो बने हुए होते हैं जिनको हम फाइबर कहते हैं। सो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स, फैब्रिक जो है हमारा जो कपड़ा है वो यार्न का बना हुआ है, मतलब धागों का बना हुआ है, और जो यार्न है वो फाइबर के बने हुए होते हैं। अब ये फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं? So the fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk, wool are obtained from plants and animals. जो रेशे होते हैं, फाइबर को हिंदी में रेशा कहा जाता है। तो जो ये फाइबर्स होते हैं ना कुछ फैब्रिक्स के, वो जैसे कि कॉटन के, जूट के, सिल्क के, वूल के, ये फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिल जाते हैं। कुछ फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं तो कुछ फाइबर हमें एनिमल से मिलते हैं, और इसीलिए हम इनको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। कॉटन, जूट एग्जाम्पल्स हैं उन फाइबर के जो कि हमें पौधों से मिलते हैं, और वूल और सिल्क फाइबर जो हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल तो आपको पता ही है शीप से मिलती है, और जो सिल्क है वो कोकून से मिलता है, जो कैटरपिलर होता है उससे मिलता है।
So wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. सिर्फ sheep या goat से हमें वूल नहीं मिलती है, हमें वूल rabbits, yak and camels से भी मिल सकती है एंड मिलती ही है. तो सिल्क फाइबर जो है वो हमें कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से मिलता है. तो सिल्क वॉर्म का जब वो कोकून की स्टेज में होता है तब उसमें से ये सिल्क का रेशा निकाला जाता है. For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. बहुत सारे जो thousands of years है ना, बहुत सारे सालों तक सिर्फ जो नेचुरल फाइबर्स हैं उन्हीं से ही फैब्रिक बनाया जाता था. इन द लास्ट 100 years और so fibers are also made from chemical. 100 साल पहले से, लगभग 100 साल हो गए होंगे तब से जो फाइबर्स हैं वो केमिकल से भी बनाए जाने लगे हैं. तो इसीलिए केमिकल के थ्रू भी फैब्रिक बनने लगे हैं. तो बूजो हैज़ सीन इन द म्यूज़ियम्स, बूजो ने म्यूज़ियम्स में देखी हैं आइटम्स जैसे कि लाइक वन शो हेयर, जैसे कि आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रही है आइटम, जो टॉप आपको दिखाई दे रहा है. दीज वर बॉर्न बाय वॉरियर्स. इस तरीके की पोशाक जो है, ड्रेस जो है या कॉस्ट्यूम की बात कर लो, ये वॉरियर्स के द्वारा पहनी जाती थी. ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ दीज आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर. क्या ये भी किसी तरीके के फाइबर से बने हुए हैं? बूजो ये जानना चाहता है. सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट जो 100 years हैं तब से फाइबर्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस के बनने लगे हैं. ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो प्लांट्स या एनिमल सोर्स से हमें ऑब्टेन नहीं होते हैं. और ये जो फाइबर्स होते हैं जो केमिकल से बनते हैं इनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. और कुछ सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल हैं जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक. अब हम कुछ प्लांट फाइबर्स की बात करेंगे. सबसे पहले हम कॉटन की बात करेंगे. हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या आपने ऑयल लैम्प्स के लिए या आपने अपने दियों के लिए बत्तियां बनाई हैं कॉटन की? वॉट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? उन विक्स को बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? कॉटन यूज़ करते हैं. द कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग. मैट्रेसेस को भरने के लिए, क्विट्स या पिलोज के अंदर भी कॉटन की वूल होती है. ठीक है. सो टेक सम कॉटन वूल लो, पुल इट अपार्ट, उसको पुल करो एंड लुक एट दी इट्स एजेस, उसके एजेस को देखो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स आपको दिखेंगे दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स. वो कॉटन फाइबर्स कॉटन के रेशों के बने हुए होंगे. व्हाट डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब हमें ये कॉटन की जो वूल है ये हमें कहाँ से मिलती है? इट इज़ ग्रोन द फील्ड, ये खेतों में उगती है. कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉयल एंड वार्म क्लाइमेट. कॉटन प्लांट्स उन जगहों पे उगते हैं जहाँ पे ब्लैक सॉयल होती है या फिर जहाँ पे बहुत गर्म क्लाइमेट होता है, गर्मी होती है. कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आप कुछ स्टेट्स के नाम बता सकते हैं हमारे कंट्री के जहाँ पे कॉटन ग्रो होती है? सो द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, जिनको हम कॉटन बॉल बोलते हैं, आर अबाउट द साइज़ ऑफ अ लेमन. जो कॉटन का पौधा होता है, जो उसके फल होते हैं जिसको कॉटन बॉल भी बोला जाता है, वो उसका जो साइज़ होता है वो लेमन के साइज़ जितना ही होता है. मैच्योर होने के बाद ये जो बॉल्स होती हैं ये बर्स्ट हो जाती हैं, खुल जाती हैं, और जो सीड्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन. और इसका स्टेट राजस्थान भी है जहाँ पे कॉटन जो है उसकी ग्रोथ होती है, उसकी खेती होती है. सो हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने किसी कॉटन की फील्ड को देखा है, ऐसे खेत को देखा है जहाँ पे कॉटन के पौधे लगे हों और वहाँ पे बस पिकिंग के लिए वो कॉटन रेडी हो कि भाई हमें अब उसको निकालना है वहाँ से? तो इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो. अगर आप ऐसी जगह को देखोगे जहाँ पे, ऐसी फील्ड को देखोगे जहाँ पे सिर्फ कॉटन प्लांट्स होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे स्नो गिरी हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल स्नो जैसा लगता है. ऐसा लगता है कि पूरा खेत जो है वो स्नो से कवर हो गया है. फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड्स. इन बॉल्स में से क्या होता है, जो कॉटन होती है वो हाथों से पिक की जाती है, निकाली जाती है.
फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। फिर जो रेशे होते हैं वो कॉम्बिंग के द्वारा सीड्स के से सेपरेट कर लिए जाते हैं और इस प्रोसेस को गिनिंग ऑफ कॉटन कहा जाता है। गिनिंग ट्रेडिशनली हाथों से की जाती है, लेकिन आज के टाइम में मशीन भी हम गिनिंग के लिए यूज़ करने लगे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास पूरी फ़ोटो है जहाँ पे पिक्चर दी हुई है आपको, जहाँ पे ये कॉम्बिंग के थ्रू जो फाइबर्स हैं उनको अलग कर रहे हैं सीड्स में से। तो इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे जूट फाइबर की। तो जूट फाइबर जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? जो जूट का प्लांट होता है उसके तने से, उसकी स्टेम से हमें ये मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब बारिश होती है उस टाइम पे, बारिश के सीज़न में इस जो प्लांट है उसको कल्टीवेट किया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन। इंडिया में जूट कहाँ कहाँ ग्रो होती है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आसाम में। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड। जूट प्लांट को हार्वेस्ट किया जाता है जब ये फ्लावरिंग की स्टेज पे पहुंच जाता है। द स्टेम जो होती है, जो तना होता है हार्वेस्टेड प्लांट का, उसको पानी के अंदर रखा जाता है बहुत समय के लिए, कुछ दिनों के लिए। द स्टेम आर रोट, जब तक उसकी जो तना है वो थोड़ा गलता नहीं है या सड़ता नहीं है। एंड फाइबर्स को उस टाइम पे जब वो तना होता है वो रोटन हो जाता है, मतलब कहें कि गल जाता है, उसके बाद में उसका जो रेशा होता है उसको हाथ से सेपरेट किया जाता है उसके तने से। सो टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स इट डन। तो हमें ये पता चल गया कि फैब्रिक बनाने के लिए सभी फाइबर्स को सबसे पहले धागों में बदला जाता है। अब हम बात करेंगे स्पिनिंग कॉटन यार्न, कॉटन यार्न की स्पिनिंग की। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप खुद भी कॉटन का धागा, कॉटन यार्न बना सकते हैं। एक्टिविटी 4 आपको दी हुई है। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। एक हाथ में कुछ कॉटन वूल लो। पिंच सम कॉटन बिटवीन थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। दूसरे हाथ के थंब और फोर फिंगर में जो कॉटन है उसको दबा लो, उस कॉटन को ले लो। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। अब धीरे धीरे जो कॉटन है उसको बाहर पुल करने की कोशिश करो। वाइल कॉन्टीन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। जब आप कॉन्टीन्यूसली उसको पुल करके ट्विस्ट करेंगे, आर यू एबल टू मेक अ यार्न, तब आप एक धागा बना पाएंगे। और जो प्रोसेस है यार्न बनाने का फाइबर से, उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में फाइबर्स जो होते हैं फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल वो ड्रॉन आउट होते हैं और उन फाइबर्स को ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। ट्विस्टिंग से क्या होता है, फाइबर्स एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, इकट्ठे होते हैं और धागा बनने लगता है। सिंपल डिवाइस यूज़ होती है स्पिनिंग करने के लिए जिसका नाम है स्पिंडल, हैंड तकली, ऑल्सो नोन एज तकली। ठीक है। स्पिनिंग अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस चरखा है। तो मतलब एक स्पिंडल है जो कि हैंड के द्वारा ऑपरेटेड होता है और उसको तकली भी कहते हैं, और एक और भी डिवाइस है जिसको चरखा कहते हैं, जो गांधी जी अपने टाइम में यूज़ किया करते थे। यूजेस ऑफ चरखा was popularized by महात्मा गांधी as part of the independence movement। जब हमें इंडिया को आज़ादी दिलानी थी तब जो गांधी जी थे उन्होंने आज़ादी दिलाई थी, तब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये चरखा यूज़ किया था कपड़े बनाने के लिए इंडिया के अंदर, ताकि फॉरेन का कोई भी माल, कोई भी कपड़ा हम इंडियंस यूज़ ना करें, क्योंकि हमें उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना था। तो ही एनकरेज पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न। घर पे बनाए हुए धागे से कपड़ा बनाने के लिए उन्होंने लोगों को एनकरेज किया। एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। और जो ब्रिटेन में क्लोथ्स बन रहे थे उनको बॉयकॉट किया। सो हुआ है कि जो स्पिनिंग होती है यार्न की लार्ज स्केल पे, वो स्पिनिंग मशीन्स के द्वारा की जाती है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न को हम फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब यार्न टू फैब्रिक का सफ़र देखते हैं। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे जो फैब्रिक है उनको यार्न से बनाया जाता है। दो मेन प्रोसेसेस हैं, वीविंग एंड निटिंग।
वीविंग क्या है? इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस कि जो फैब्रिक है वो 2 सेट्स ऑफ यार्न से बना हुआ होता है जो आपस में अरेंज होते हैं। जो प्रोसेस होता है 2 सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज करने का एक दूसरे के साथ और फैब्रिक बनाने का, उसको हम वीविंग कहते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स को आप वीव करने की कोशिश करो। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर, 2 शीट्स लो पेपर के डिफरेंट कलर्स के। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। अब आपको क्या करना है, एक स्क्वायर काटना है जहाँ पे जो उसकी लेंथ है और जो विड्थ है वो 30 सेंटीमीटर के इक्वल हो फ्रॉम ईच शीट दोनों शीट में से काटनी है। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ, हाफ में उनको फोल्ड कर लो शीट्स को। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर, और इस तरीके से आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपको ए एंड बी 2 शीट्स दिख रही हैं और फिर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। एंड ऑन द अदर एज शोन इन द फिगर 3.12 बी, कट बोथ द शीट्स अलॉन्ग विद द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने लाइंस बनाई हैं वहाँ पे आपको कट कर लेनी है स्ट्रिप्स में और उनको अनफोल्ड कर लेना है। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन फिगर सी। अब आप सी को देखो, आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एक पेपर को दूसरे पेपर के ऊपर से फिर नीचे से निकालते जाना है, जैसे आपको सी फिगर में दिखाई दिया है। एंड शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। लास्ट में डी फिगर में जो आपको दिख रहा है इस तरीके का कुछ पैटर्न बन जाएगा, इसको हम वीविंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं निटिंग की। निटिंग तो हमने बहुत बार सुना भी है। वीविंग का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि माचा होता है घर पे, चारपाई होती है, वो वीविंग से बनी हुई होती है, क्योंकि उसमें एक पहले जो स्ट्रिप होती है वो ऊपर से जाती है दूसरे स्ट्रिप के, फिर नीचे से जाती है, तो वो वीविंग का बहुत बड़ा और बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है। उसके बाद निटिंग की बात करें तो निटिंग के बारे में तो हमने सुना ही है। हमारे घर में जो दादी नानी होते हैं वो स्वेटर बुनते हैं, वो निटिंग से ही बुने जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है फिगर के अंदर, आपको पिक्चर दी हुई है। सो knitting used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens in, यहाँ पे आपको कुछ और भी बताया हुआ है। यहाँ पे बताया हुआ है कि हैव यू एवर पुल द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। क्या आपने कभी अपने सॉक्स में से एक यार्न के पेयर को पुल किया है, एक यार्न को पुल किया है। व्हाट हैपन्स, अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज अ फैब्रिक गेट अनरेवल। जब तक फैब्रिक पूरा अनरेवल नहीं हो जाता तब तक क्या होता है, एक सिंगल यार्न पुल होता ही रहता है, निकलता ही रहता है वो। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स जो होते हैं वो निटेड फैब्रिक के बने हुए होते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। निटिंग जो है वो हाथों से भी की जाती है और मशीन के द्वारा भी की जाती है। इन सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न को जब हम वूव करते हैं एक फैब्रिक बनाने के लिए, द यार्न्स आर मच थिनर देन अवर पेपर स्ट्रिप। इन सिमिलर मैनर जो 2 सेट्स होते हैं यार्न के, जब हम उनको वूव करते हैं, उनका वूवन करते हैं, तो क्या होता है वो पेपर स्ट्रिप से भी बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। वीविंग ऑफ फैब्रिक लूम्स पे की जाती है, और लूम्स जो होते हैं वो या तो हाथ के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं या फिर पावर के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, जिसको इलेक्ट्रिसिटी भी हम कहते हैं। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पहेली wants to know if you have seen any fabrics that are made up of other fibers on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? ठीक है, now we have knitting. Have you noticed how sweaters are knitted? आपने कभी नोटिस किया है कि स्वेटर्स कैसे निट होते हैं? एक निटिंग में क्या होता है, एक सिंगल यार्न, वेट अ मिनट, इज यूज्ड टू मेक अ फैब्रिक। सो ये वाला जो पैराग्राफ था ये हमने पहले कंसीडर कर लिया, बट ये बाद में है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव यू नोटिस, कि आपने ये नोटिस किया है कि निटिंग कैसे होती है। तो निटिंग जो होती है वो एक सिंगल यार्न को यूज़ करके होती है एक फैब्रिक बनाने के लिए। उसके बाद हमने पुलिंग की तो बात कर ही ली थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। जो वीविंग एंड निटिंग होती हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, और दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। और ये फैब्रिक्स हम बहुत सारे क्लोथिंग आइटम्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं।
हिस्ट्री की अगर हम बात करें ऑफ क्लोथिंग मटेरियल तो क्या है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स? क्या आपने कभी ये चीज़ सोची है कि पुराने टाइम में जो लोग थे वो अपनी क्लोथिंग के लिए किस मटेरियल को यूज़ करते थे? इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल जो थे वो बार्क को एंड जो बिग लीव्स होती हैं, लंबी लंबी लीव्स होती हैं ट्रीज़ की या एनिमल स्किन को भी वो यूज़ करते थे एंड फर्स को भी वो यूज़ करते थे। फर जो होते हैं उनको भी यूज़ किया जाता था अपने आप को कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जब लोग एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ में सेटल होने लगे, दे लर्न टू वीव ट्विंग्स, उन्होंने ट्विंग्स को वीव करना सीखा, ग्रास को वीव करना सीखा, जिससे उन्होंने मैट्स और बास्केट्स बनाए। वाइन्स, एनिमल फ्लीज और हेयर को ट्विस्ट करना टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक्स, उनसे फिर उन्होंने फैब्रिक्स बनाए। द अर्ली इंडियन वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा, पहले उन्होंने कॉटन जो फाइबर होता है उससे फैब्रिक बनाए थे। वाइन्स, एनिमल फ्लीज और हेयर को ट्विस्ट करके एक दूसरे के साथ में लॉन्ग स्ट्रैंड्स में बदला गया और उनसे उन्होंने फैब्रिक्स बनाए। अर्ली इंडियंस जो थे उन्होंने सबसे पहले जो फैब्रिक बना करके पहने थे वो थे कॉटन के, जो कि उन्होंने रिवर जो गंगा है उसके आसपास के रीजन में ग्रो किए थे। फ्लैक्स जो है वो भी एक प्लांट है, इज़ ऑल्सो अ प्लांट जो हमें नेचुरल फाइबर्स देता है। एंशियंट इजिप्ट में जो कॉटन है एज वेल एज फ्लैक्स है वो दोनों कल्टीवेट हुई थी नियर जो रिवर नील है एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और उनसे भी फैब्रिक्स बनाए गए। सो इन दोज डेज जो स्टिचिंग है वॉज नॉट नोन, उस टाइम पे किसी को स्टिचिंग के बारे में नहीं पता था। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स, पीपल अपने ऊपर सिंपली ड्रेप कर लेते थे फैब्रिक को अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज़, अलग अलग पार्ट्स जो थे उनके बॉडी के उसमें रैप कर लेते थे वो अपने आप को उन फैब्रिक्स से। सो विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल, जब सीने के लिए निडल्स आई, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स, तब उन्होंने स्टिच करना सीखा फैब्रिक को, उन्होंने स्टिच करना शुरू किया फैब्रिक को कपड़े बनाने के लिए। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस द इन्वेंशन, जब से स्टिच क्लोथ्स की इन्वेंशन हुई है तब से अब तक बहुत सारे वेरिएशंस आए हैं स्टिच्ड क्लोथ्स में। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे, आज के टाइम में भी साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन हम यूज़ करते हैं एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक, क्योंकि वो स्टिच्ड नहीं होते हैं, अनस्टिच्ड पीस हैं वो। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड, जैसे कि फूड के अंदर बहुत सारी वेराइटी होती है जो हम खाते हैं, हमारी ऑल ओवर कंट्री के अंदर बहुत सारे वेराइटी है, वैसे ही एक लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट करती है फैब्रिक्स में एंड क्लोथिंग आइटम्स में। सो अब आपके पास आ जाती है आपकी बुक एक्सरसाइज एंड इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।